ओके। सो आज हम बेसिकली बीपीएससी का बीपीएससी जीएस 1 का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला होता है ये मौर्यन आर्ट एंड कल्चर हो गया, पाला आर्ट हो गया, पटना कलाम पेंटिंग हो गया, है ना, मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग। तो ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो व्हाट वी नीड टू गेट डन वेरी इनिशियली इज़ वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज नोट्स। अगर हमारे पास ये है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू काइंड ऑफ रेप्लिकेट द सेम थिंग इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। सो मेरे पास एक नोट्स है, ये बेसिकली आईएएस वैली का है। तो मैंने उनका नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करा है एंड मैंने इसको आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज इन मैनर। ऑल्दो अपने एंड से थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं आप, विच आई विल डू लेटर ऑन, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू राइट इन द मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली इन वेरियस बीपीएससी मेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि देयर आर लाइक क्वाइट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द बीपीएससी मेंस। 40th बीपीएससी में पूछा, 42nd में पूछा, 44th, 55 एंड ऑल दोस थिंग्स। सो it becomes very kind of predictable questions, and we cannot afford to leave this topic unprepared because it will be a very big gambling for us. So okay, without wasting our time, let's jump on to the topic. So basically in modern art and culture हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो if you go through this different type of questions being asked, आपको 3 चीज़ें दिखेंगी। फर्स्ट कि ये इसके बारे में इसका फीचर्स बहुत पूछता है, फीचर्स। ठीक है, सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू प्रिपेयर इज़ अबाउट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्ट। सेकेंड जो है देखो, आप फीचर्स को ही डिफरेंट वर्डिंग्स में डाला, डिस्टिंक्टिव फीचर, मेन फीचर, सेलिएंट फीचर, राइट, थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इम्पैक्ट ऑन बिहार, राइट, features of modern art architecture, chief architect characteristic of modern art and architecture। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें हो जाती है यहाँ पे। फर्स्ट इज़ फीचर्स, सेकेंड आप देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट इन बिहार, ठीक है, एंड थर्ड इज़ आपका रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में वी हैव रियलाइज्ड कि बुद्धिज़्म पे रिलेट करके मॉडर्न आर्ट का तो नहीं बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाला आर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स को वो बुद्धिज़्म से रिलेट करके पूछा है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि मॉडर्न आर्ट का भी बुद्धिज़्म से क्या हमारा रिलेशन रहा है, सो दैट कि हमारा होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, सो टॉपिक टू बी कवर्ड में फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसका इम्पैक्ट ऑन बिहार एंड रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, टू गेट एज ऑन एनी आंसर्स वी नीड टू हैव अ कोट्स रेडी ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक दैट वी आर प्रिपेयरिंग। सो मैंने क्या मतलब आईएएस वैली की टीम ने बेसिकली अभिमन्यु सर ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट्स को फाइंड आउट करा है। आप अपने एंड से भी इसको गूगल करके या चैट जीपीटी करके अच्छा क्रिस्प एंड कंसाइज कोट्स लेके आ सकते हो, बट ट्राई टू रिमेंबर नाउ। यहाँ पे जो बेसिकली जो मेजर चैलेंज हो जाता है वो ये है कि हमें ये कोट्स बाई हार्ट करने हैं, सो दैट कि अगर कहीं भी मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले तो हम इसको रेप्लिकेट कर पाएँ। तो लेट्स जंप ऑन टू द कोट्स। सो जो सबसे पहला है हमारा वो आरसी मजुमदार के द्वारा दिया गया है, वो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे। सो वो कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम, जो टाइम को ट्रांसेंड्स करता है, ठीक है, एंड स्टैंड्स एज ए टेस्टिमनी टू द ग्रेटेस्ट कल्चर हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखो, तो ये बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट जो है एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो कि टाइम को ट्रांसेंड्स करता है, एंड इट स्टैंड्स एज ए टेस्टिमनी। और ये क्या है, एक टेस्टिमनी है, एक टेस्टिमनी के तौर पे काम करता है
टू शो कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया का कल्चर था वो कितना ग्रेट कल्चर हेरिटेज था, ठीक है। तो यू नीड टू मेमोराइज दिस मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी टू द ग्रेट कल्चर हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ सो दैट कि आपको रिमेंबर करने में ये आसानी रहे। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम stands as testimony to greatest cultural heritage of ancient India। तो बेसिकली इसमें आपको क्या याद रखने हैं, ये कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसेंड्स टाइम, राइट, एंड टेस्टिमनी, ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। अगर ये आपको याद रहा है तो आप अपने वर्डिंग्स में भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वर्ड बाय वर्ड जो भी उन्होंने बोला है वो आप रेप्लिकेट करें। तो दैट्स इट। नेक्स्ट जो है हमारा वो बोलता है इट्स बाय जॉन मार्शल, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ये क्या कहते हैं, द मैजेस्टिक पिलर्स एंड पॉलिश्ड स्टोन वर्क ऑफ द मौर्यन आर्ट एरा स्टैंड्स एज ए टेस्टमेंट टू द डॉन ऑफ मॉन्यूमेंट आर्ट इन इंडिया। ये बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट में हम नीचे देखेंगे कि बहुत ही मैजेस्टिक पिलर्स का यूज़ हुआ है, पॉलिश्ड स्टोन वर्क का यूज़ हुआ है। तो ये बोलते हैं कि मैजेस्टिक पिलर एंड पॉलिश्ड स्टोन वर्क ऑफ द मॉडर्न एरा स्टैंड एज टेस्टमेंट टू द डॉन ऑफ मॉन्यूमेंटल एरा। डॉन मतलब कि मॉन्यूमेंटल एरा का शुभारंभ हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है इंडिया में। इसका जो है मौर्यन आर्ट में जो मैजेस्टिक पिलर्स एंड पॉलिश्ड स्टोन वर्क थे वो ये इसके टेस्टिमनी है, टेस्टमेंट्स है, ठीक है। ये जॉन मार्शल बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द मैजेस्टिक पिलर्स एंड पॉलिश्ड स्टोन वर्क ऑफ द मौर्यन एरा स्टैंड्स एज ए टेस्टमेंट टू द डॉन ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ जो अगला हमारा है वो एक हिस्टोरियन है, उनके द्वारा दिया गया कोट है। तो इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहते हैं। क्या हो गया इसको, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि उपिंदर सिंह है, ये हमारे जो मेरा पेंसिल ऑफ हो गया था, ऑन हो जा भाई, ठीक है। तो उपिंदर सिंह नेक्स्ट हिस्टोरियन है। वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द एम्पायर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसका जो है ये एम्पायर का वो करता है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द एम्पायर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। शोकेजिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है, एक इंडिजिनस ट्रेडिशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का ब्लेंड है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या क्या है दैट वी विल डिस्कस डाउन द लेक्चर, बट इसमें क्या है कि ये एक इंडिजिनस ट्रेडिशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का ब्लेंड है दैट सेट्स अ हाई स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर डायनेसिस। यस, ये बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर डायनेसिस जो आएंगी उनके लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली उपिंदर सिंह जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को दिखाता है मौर्यन एम्पायर का, एंड इट ऑल्सो शोकेजिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इंडिजिनस ट्रेडिशन जो हमारा है इंडिया का बेसिकली और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसका एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है, ये ब्लेंड है, ठीक है, विच सेट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर डायनेस्टीज। तो ये उपिंदर सिंह का कहना है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोड। तो इन तीनों कोड को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसको कहीं भी आप इंट्रो में या कंक्लूजन में चिपका सकते हैं एज इन व्हेन रिक्वायर्ड, एंड दैट्स इट। लेट्स जंप ऑन टू द एक्चुअल पार्ट ऑफ इट। सो लेट्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का बात कर लेते हैं। मौर्यन एम्पायर जो है वो 322 से लेके 185 BCE के बीच में फ्लरिश हुआ था। मौर्यन एम्पायर का थोड़ा सा हम इसमें टाइम पीरियड दे देंगे कि कब से कब मौर्यन पीरियड हमारा रहा, मौर्यन एम्पायर रहा हमारे इंडिया में, ठीक है। एंड द मौर्यन एम्पायर 322-185 was the first to bring much of the Indian subcontinent under a single rule। ये देखो, मौर्यन आर्ट जो था वो पहला था जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक सिंगल रूल में लेके आया था। आगे नीचे हम डिस्कस करेंगे कि मौर्यन का जो हमारा एम्पायर था वो कैसा था। आई थिंक इसमें वो पिक्चर्स नहीं है, बट यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं कि
ऐसे जैसे हमारा ये इंडिया, पार्डन मी इफ़ आई एम नॉट ड्राइंग इट करेक्टली, ये हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये बांग्लादेश वगैरह सब हमारे थे। तो यहाँ तक सब ये मौर्यन का वो होता था। यहाँ थोड़ा सा छोड़ देंगे नीचे, तो ये पूरा मौर्यन के अंडर एम्पायर आता था। तो यही बोल रहे हैं कि वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर सिंगल रूल एंड अंडर द रूल ऑफ अशोका द मौर्यन आर्ट रीचेज इट्स जेनिथ, पीनैक पे पहुंचा। ये बोल रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर जो था वो फर्स्ट था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल रूल में लेके आया, और अंडर दिस और स्पेसिफिकली अशोका के टाइम पे मॉडर्न आर्ट जो है वो अपने पिनाकल पे पहुंचा था, जेनिथ पे पहुंचा था। ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव फेज विथ लार्ज स्केल यूज ऑफ स्टोन्स एंड मोनोलिथिक पिलर्स। इसमें क्या हुआ था, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था जिसमें बहुत ही लार्ज स्केल पे स्टोन्स और मोनोलिथिक पिलर्स का यूज़ हुआ था, ठीक है, which had a lasting impact on subcontinental artistic and architectural tradition, जिसका बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट रहा सब कॉन्टिनेंट आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन पे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक इंट्रोडक्शन हो जाता है जो आप कहीं भी इसको चिपका सकते हैं, मौर्यन आर्ट से रिलेटेड है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आया 322 BC में, जो नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया, ठीक है, सपोर्टेड बाई चाणक्य, जो कि ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र भी है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चाणक्य जो है वो नंदा डायनेस्टी के घनानंद के दरबार में एक घनानंद ने पैट्रोनस किया था। बट ये घनानंद ने चाणक्य को एक बार क्या किया था कि बहुत ही वो कर दिया था, ह्यूमिलिएट कर दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए चाणक्य क्या किए कि घूमने लगे कि यार मैं किसी भी अपने शिष्य को खोजूं जो कि नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करे। उसी में ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और इसको बहुत ही बढ़िया से ट्रेनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स देते हैं। एंड चंद्रगुप्त मौर्य भी बढ़िया से सीखता है और उस चीज़ को अपने गुरु के लिए काम करता है। एंड अल्टीमेटली ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर देता है। फिर वहाँ से जो है मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड होती है। तो याद रखेंगे 322 BC में नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आया बिंदुसारा। बिंदुसारा जो था चंद्रगुप्त का बेटा था, वो क्या किया, एक्सपैंड किया अपने एम्पायर को फर्दर, और एक्सेप्ट कलिंगा उसने सबको, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया को जीत लिया था। नाउ उसके बाद आता है अशोका द ग्रेट। अशोका के टाइम पे मौर्य डायनेस्टी जो है वो बहुत फ्लरिश हुई थी। अशोका जो आया था वो 268 BC के बिफोर कॉमन एरा के आसपास आया था। ये क्या किया, इनहेरिटेड द एम्पायर एंड पोस्ट द कलिंगा वॉर। इसके बाद क्या किया, मतलब बिंदुसारा जो था वो कलिंगा को नहीं जीता था, बट अशोका जो था वो कलिंगा को जीतने के लिए गया। नाउ क्या हुआ कि कलिंगा के वॉर के टाइम पे, ठीक है, अशोक को इतना ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि यार मेरे वजह से इतने लोगों का जाने गया, हाँ जाने गई, पूरा ब्लड बात हो गया, ब्लड शेड हो गया, तो ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। फिर उसके बाद अशोका को इंटरनल जो भी उसके अंदर से नॉन वायलेंस अहिंसा का वो आने लगा, और उसके बाद वो क्या किया, वो बुद्धिज़्म को अपना लिया, और उसके बाद वो नॉन वायलेंस और अहिंसा के का पुजारी हो गया। और कलिंगा वॉर के बाद उसने कोई भी वॉर नहीं लड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि मौर्य एम्पायर कब आया, कैसे आया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के राइटर भी है। फिर बिंदुसारा आया, वो अपना फर्दर एम्पायर एक्सपैंड किया कलिंगा को छोड़ के। फिर अशोका आया, अशोका ने कलिंगा के वॉर के बाद अपना बुद्धिज़्म अपना लिया, जो कि नॉन वायलेंस और अहिंसा के पाथ पे चलते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट देखते हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या थे। इसमें सबसे पहला फीचर था स्टेट पैट्रोनज, ग्रैंड स्ट्रक्चर एम्फेसाइजिंग इंपीरियल अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर के टाइम पे स्टेट पैट्रोनज होता था। ऐसा नहीं था कि जो आर्टिस्ट थे और वो सब थे वो अपने विलिंगली बना रहे हैं, अपने बहुत ही उनको इंटरेस्ट है वो कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। वो स्टेट जो थी वो चाहती थी कि ये करे और उसको पेमेंट करती थी। तो सबसे पहला था कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था, मॉडर्न आर्ट जो था वो स्टेट पैट्रोनज था। दूसरा था मटेरियल एक्सेलेंस, जो भी इसमें मटेरियल यूज़ हुआ वो बहुत ही एक्सेलेंट क्वालिटी का यूज़ हुआ, जैसे हाईली पॉलिश्ड सैंडस्टोन, मोनोलिथिक डिज़ाइन। तो ये बहुत ही ये इसका आर्ट जो है वो ये शो करता है कि इसमें बहुत ही मटेरियल एक्सेलेंस है। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा मटेरियल एक्सेलेंस लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस लिख सकते हैं कि ये जो मॉडर्न आर्ट था वो रिलीजन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसमें
स्ट्रांगली टाइड टू बुद्धिज्म जैनिज्म एंड इमर्जिंग हिंदू थीम्स। तो इसमें जो इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो आप देखेंगे इसमें बहुत ही क्लोज रिलेशन है बुद्धिज़्म और जैनिज्म से। अगर हम बुद्धिज़्म जैनिज्म मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज्म से बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और ऑल्सो हिंदू थीम्स, इमर्जिंग हिंदू थीम्स पे भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। अगर हम बुद्धिज़्म जैनिज्म और हिंदुइज़्म का अगर रैंकिंग करें कि किसको रिलेट करके ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में डिपिक्शन था, तो बुद्धिज़्म के बारे में सबसे ज़्यादा था, फिर जैनिज़्म, फिर हिंदुइज़्म। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें सारे धर्मों को इक्वल प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बुद्धिज़्म अपना लिया था वो क्या अशोका ने, तो बस बुद्धिज़्म से रिलेटेड बना। वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म के थीम्स पे भी काम कर रहा है। फिर इसमें आता है क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड स्टोन कार्विंग, पॉलिशिंग एंड आर्किटेक्चरल टेक्निक, जैसे स्कल्पचर संतोराना और सांची स्तूपा। तो इसमें क्राफ्टमैनशिप में आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो वो था ना, स्टोन कार्विंग, पॉलिशिंग, आर्किटेक्चरल टेक्निक जो थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के थे। ठीक है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के इसमें स्टोन कार्विंग, पॉलिशिंग, आर्किटेक्चरल टेक्निक्स थे, जिसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं स्कल्पचर सतोराना और सांची स्तूपा। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट आपने मॉडर्न आर्ट, फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट में लिख दिया, स्टेट पैटर्नोज था, मटेरियल एक्सेलेंस था, तीसरा आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, चौथा आपका क्राफ्टमैनशिप था। तो अगर आप इन तीनों चारों पॉइंट्स में अगर एक दो एग्जांपल्स डाल देना, तो दैट गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। तो जैसे हम क्राफ्टमैनशिप में ये डाल सकते हैं, क्राफ्टमैनशिप में ये लिखेंगे सबसे पहले कि सोफिस्टिकेटेड स्टोन कार्विंग, पॉलिशिंग, आर्किटेक्चरल टेक्निक थे। और इसके अंदर एग्जांपल में डाल देंगे जैसे स्कल्पचर्स ऑफ तोराना और सांची स्तूपा। तो ये एक एक्स्ट्रा हमारा एज ऐड करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इन्फ्लुएंसेस किसके किसके थे। इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी था, है ना, एक्मेनिड और हेलेनिस्टिक एंड रिलीजियस, पर्टिकुलरली बुद्धिज़्म। देखो, तो फॉरेन इन्फ्लुएंस भी था और इंडियन इन्फ्लुएंस भी था। बेसिकली फॉरेन इन्फ्लुएंस में आप एक्मेनिड और हेलेनिस्टिक का एग्जांपल दे सकते हो, और रिलीजियस में पर्टिकुलरली बुद्धिज़्म का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये फीचर्स में आप 5 जो है याद रख सकते हो पॉइंट। पहला तो स्टेट पैटर्नर्स था, दूसरा मटेरियल एक्सेलेंस था, जो भी यूज़ हो रहा था वो पॉली सैंडस्टोन और मोनोलिथिक डिज़ाइन थी। ठीक है, मोनोलिथिक डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि एक ही पत्थर है, इसी को कार्व करके यहाँ से काट के, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के पूरा जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये गोल जो है इसको काट के अलग से लाया, इसको अलग से लाया और इसको जोड़ जोड़ के अपन फिर बना दी। नहीं, ये मोनोलिथिक डिज़ाइन मतलब एक ही पत्थर होता था, उसी को काट काट के हम डिज़ाइन बनाते थे, वो मोनोलिथिक हो गया हमारा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोनोलिथिक का मतलब। ठीक है, पार्डन मी, थोड़ा सा कुछ तो मच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली बात कर रहे थे यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टेट पैटर्नर्स, फिर मटेरियल एक्सेलेंस, फिर रिलीजियस इन्फ्लुएंस, क्राफ्टमैनशिप, और इसमें इन्फ्लुएंसेस क्या क्या थे। फॉरेन का भी था, फॉरेन में एक्मेनिड और हेलेनिस्टिक का डाल सकते हैं, और दूसरा इंडियन में रिलीजियस, मेनली बुद्धिज़्म का डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जहाँ भी कहीं भी अगर आए, ठीक है, कि इसका मॉडर्न आर्ट का कितने टाइप से होते हैं, तो यहाँ पे फीचर्स के अंदर जैसे फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मेनली हमारा फीचर्स के बारे में पूछता भी है। तो फीचर्स में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, और ये आप बाई हार्ट कर लें, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, इट्स अ वेरी यूज़फुल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट आई वुड से। सबसे पहले मॉडर्न आर्ट जो था वो कोर्ट आर्ट था। ठीक है, ये मतलब 2 टाइप के थे, एक तो कोर्ट आर्ट और एक पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट क्या होते थे? कोर्ट आर्ट ये आर्ट मतलब जो बेसिकली ऑफिशियली होते थे, पॉपुलर आर्ट में जो नॉन ऑफिशियली होते थे। तो कोर्ट या आर्ट में आपका आता था, पैलेसेस आते थे, पिलर्स आते थे, स्तूपाज आते थे, और केव्स, बेसिकली बिहाराज, राइट। और जो पॉपुलर आर्ट में आते थे वो हमारे स्कल्पचर्स आते थे, पॉटरीज आती थी,
पेंटिंग्स आती थी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके कोर्ट यार्ड में कौन कौन से आते थे, क्या क्या उनका फीचर्स था, पॉपुलर आर्ट में क्या क्या जो आ रहे हैं उनका क्या क्या फीचर्स था, वो हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कोर्ट यार्ड। तो ये कोर्ट आर्ट का जो बेसिकली मेन यहाँ पे वो था कि कोर्ट आर्ट वाज डेवलप्ड अंडर स्टेट पैटर्नर्स। तो ये याद रखना कि कोर्ट आर्ट जो था वो स्टेट पैटर्नर्स के अंडर में डेवलप होता था। तो इसको जो स्टेट जो है पैटर्नर्स देता था। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कोर्ट आर्ट में सबसे पहला है पैलेसेस डिस्कस करते हैं। पैलेसेस में सबसे पहले कुम्हरार पैलेस पर चंद्रगुप्त। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैलेस था वो मतलब कुम्हरार पैलेस बाई चंद्रगुप्त था, ठीक है। ये कैसे बना था? कार्व्ड आउट ऑफ वुड, लेटर स्टोन एलिमेंट। इसमें क्या क्या यूज़ हुए थे? वुड, स्टोन एलिमेंट यूज़ हुए थे। और ये जो था इन्फ्लुएंस्ड बाई अकैमेनिड पैलेस ऑफ पर्सिया। तो देखो यहाँ पे हम फॉरेन का इन्फ्लुएंस भी देख रहे हैं इनके पैलेसेस के डिज़ाइन में, कि इसका जो पैलेस बना है वो अकैमेनिड पैलेस ऑफ पर्सिया से इन्फ्लुएंस है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्प्लेंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो स्प्लेंडर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। मेगास्थनीज ने क्या बोला है? मेगास्थनीज डिस्क्राइब द कुम्हरार पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। याद रखना, ये अगर कहीं भी लाइन अगर आप चिपका देते हो ना तो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। तो जो मौर्यन आर्ट का पैलेसेस होता था, ठीक है, बेसिकली कुम्हरार पैलेस अगर हम बात करें तो कुम्हरार पैलेस को मेगास्थनीज ने क्या डिस्क्राइब करा है? वन ऑफ द ग्रेट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। मतलब इस आदमी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। फायान ने इसको क्या बोला? गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट। इस मॉन्यूमेंट गॉड गिफ्टेड ही बोल दिया। एरियन ने क्या बोला था? चंद्रगुप्त पैलेस इज कंपेरेबल टू अकैमेनिड पैलेस ऑफ सुशा एंड इकबाटाना, ठीक है। तो ये अगर आप ये फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो डिफरेंट टाइम पे इंडियाज़ आए हैं, तो उस टाइम पे वो क्या क्या देखे और उसके बारे में क्या क्या बोला उन्होंने, उसके बारे में ये आप 3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि मेगास्थनीज ने बोला कि ग्रेटेस्ट क्रिएशन है मैनकाइंड, फायान ने बोला कि गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट है, एरियन ने बोला कि चंद्रगुप्त पैलेस इज कंपेरेबल टू अकैमेनिड पैलेस ऑफ सुसा एंड इकबाटाना। हाइपो स्टाइल 80 पिलर्स असेंबली हॉल, अशोका कन्वीन्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ईयर, ठीक है। तो ये जो कुम्हरार पैलेस था, बेसिकली पैलेस जो होते थे वो 80 पिलर्स असेंबली हॉल होता था। इसमें 80 पिलर्स होते थे, असेंबली हॉल होता था। यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी यहाँ पे अशोका ने कन्वीन कराई थी, ठीक है। जैसे हम वो याद करते हैं ना कि 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ हुई थी। इसमें जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अशोका के द्वारा चेयर्ड की गई थी और वो यहीं पे असेंड कराई गई थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको एक्स्ट्रा एज लेना है पैलेसेस में, तो पैलेसेस में आप क्या करेंगे कि एक ये वेरी सिंपल, वेरी ईजी टू ड्रॉ एक फिगर है, इसको आपको ड्रॉ करना है। ये कुम्हरार पैलेस है। कुम्हरार पैलेस में ये जो छोटे छोटे हैं ये पिलर्स हैं। अगर यहाँ पे नहीं डिपिक्ट और नहीं बताए गए हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ कि ये पिलर्स हैं, ठीक है। और इसको बहुत ही ईजी है ड्रॉ करना। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट ओवर हियर वंस। एक बार मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ इन सारे चीज़ों को और छोटे फॉर्मेट में ही यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, नॉट वेरी बिग वन। तो एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे फिर इसको ऐसे लाके इसको यहाँ पे निकाल दूँगा मैं, और फिर इसको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए था, यहाँ से लाके फिर इधर कर दिया, ठीक है। तो ये गैलरी टाइप का, और फिर यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा। पार्डन मी अगर थोड़ा सा कुछ गलती हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ऐसे करके और ऐसे 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 पॉइंट्स दिखा देंगे। तो ये हमारे पिलर्स हो गए, पिलर्स हैं। और इसको एक बॉक्स में कवर करके, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू कवर इट इन बॉक्स। ऐसे बॉक्स में कवर करके आप इसको फिगर में लिख सकते हो कि फिगर कुम्हरार पैलेस, ठीक है। वेरी इजी टू ड्रॉ, वेरी इफेक्टिव एंड मार्क्स फेचिंग, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक बार फिर से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पैलेसेस में कुम्हरार पैलेस बाई चंद्रगुप्त जो बनाया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वो था, क्या बोलते हैं, अच्छा था। इसमें इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ था? वुड, लेटर स्टोन एंड एलिमेंट यूज़ हुए थे।
इन्फ्लुएंस बाई अकैमेनिड्स पैलेस ऑफ पर्सिया, पर्सिया के अकैमेनिड एम्पायर द्वारा ये वो था, इन्फ्लुएंस था। ये रिफ्लेक्ट्स स्प्लेंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मेगास्थनीज ने इसको क्या बोला कि इट्स अ ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। फैयान ने बोला कि गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट ही है, ठीक है। और आर्यन ने बोला कि चंद्रगुप्त पैलेस इज कंपेरेबल टू अकैमेनिड पैलेस ऑफ सुशा एंड इबाटाना। ये अगर आप वर्ड्स लिख देते हैं तो इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगता है ना कि हिस्टोरियन टाइप का लिख रहा है, हिस्ट्री का आंसर है और हिस्टोरियन टाइप का अगर कुछ लिखेंगे आप तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा एज देगा आपको, ठीक है। हाइपोस्टाइल 80 पिलर असेंबली हॉल, ऐसे में जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन हुई थी, और ये फिगर बना देंगे यहाँ पे कुमरार पैलेस का, दैट्स मोर देन एनफ, ठीक है। नाउ जो हमारा कोर्ट आर्ट था, इसमें सेकंड वाला जो था वो हमारा पहला जो था पैलेसेस वो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड है वो पिलर्स पे आते हैं। पिलर्स क्या होते थे? पिलर्स जो होते थे वो फ्री स्टाइल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला तो मोनोलिथिक और दूसरा चुनार सैंडस्टोन। तो ये जो था जैसे हमारा पिलर्स होता था, जैसे ये एग्जांपल है पिलर्स का, तो ये मोनोलिथिक होता था। मोनोलिथिक जो मैंने आपको ऊपर समझाया, एक ही पीस ऑफ स्टोन है, उसको कार्व कर करके काट के और फिर ये डिज़ाइन दिया जाता था, ठीक है। मोनोलिथिक होता था ये। और ये सैंडस्टोन कौन से थे? चुनार सैंडस्टोन थे। चुनार बेसिकली आपको यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ेगा, तो चुनार सैंडस्टोन से ये बेसिकली बना होता था ये पूरा जो पिलर्स होता था। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो हो गया वो फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मेड विथ चुनार सैंडस्टोन। नेक्स्ट जो है वो सिम्बोलाइज्ड माइट ऑफ स्टेट। ये क्या करता था? जो स्टेट का जो पावर है, जो माइट है, उसको सिम्बोलाइज करता था, क्योंकि यहाँ पे एनिमल मोटिव्स एंड ऑल दोज थिंग्स होते थे। इसको मैं एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या है, और ठीक है। इनक्रिप्शन फ्रॉम पिलर टू स्प्रेड धम्मा स्तंभ, पिलर ऑफ धम्मा स्तंभ, पिलर ऑफ धर्मा। तो बेसिकली आपको पता है कि अशोका ने बेसिकली बाद में वो धम्मा अपना लिया था कलिंगा युद्ध के बाद। तो ये पिलर्स पे इंक्रिप्शंस होते थे। इंक्रिप्शंस एज इन वो लिखा होता था, बुद्धा का जो भी टीचिंग होता था उसको यहाँ पे लिखवाता था इनके पिलर्स एंड ऑल दोज थिंग्स पे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे फर्स्ट जो हो गया फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मेड विथ चुनार सैंडस्टोन। सेकंड जो है वो सिम्बोलाइज माइट ऑफ स्टेट। थर्ड जो है इंक्रिप्शन ऑफ पिलर ऑफ स्प्रेड, इंक्रिप्शन ऑफ पिलर टू स्प्रेड धम्मा भी बोल सकते हैं इसको। नाउ अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं कि इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स थे। तो इसके अंदर 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट जो पार्ट था वो शाफ्ट था। शाफ्ट आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगा? ये रहा जो नीचे जो ये बन रहा है यहाँ पे, ये है आपका मोनोलिथिक शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट जो होता था मोनोलिथिक कॉलम मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, ठीक है। सेकेंड जो होता था कैपिटोल क्या होता था? एबव द शाफ्ट इधर लोटस और बेल शेप्ड। तो कैपिटोल आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखो आप बेल शेप्ड में ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे इन्वर्टेड घंटी, मतलब घंटी इन्वर्टेड क्या है, घंटी तो ऐसे ही होती है। तो कैपिटोल इसी को बोलते हैं जिसमें बेल शेप्ड का वो होता था। तो इसको एबव द शाफ्ट होता था और इधर लोटस और बेल शेप्ड, मतलब लोटस टाइप का भी दिख रहा है और बेल शेप्ड का भी दिख रहा है। फिर होता था एबाकस क्या होता था? सर्कुलर ट्रायंगुलर बेस अबव द कैपिटल। ये कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर सर्कुलर होता था या ट्रायंगुलर होता था, ये होता था आपका कैपिटल। और इसके ऊपर जो होता था एनिमल फिगर में आपको ये इस टाइप का एनिमल फिगर होता था। और यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो चक्र बने होते थे वो व्हील्स बने होते थे, ठीक है। तो ये हमारा अशोका पिलर का फीचर होता था। तो यहाँ पे हमारा अशोका पिलर होता था। फिर मोस्ट फेमस बहुत सारे अशोका पिलर बनवाए, बहुत सारे पिलर्स थे अशोका के, ठीक है। मोस्ट फेमस अशोकन पिलर जो है वो हमारे सारनाथ में है, जो कि नियर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मोस्ट फेमस अशोका पिलर जो है वो सारनाथ का है, अशोका ने बनवाया था, ठीक है। टू कमोरेट बुद्धा फर्स्ट सरमन धम्मा चक्र परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था जब उनको इनलाइटमेंट हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना जो पहला ज्ञान दिया था वो यहाँ पे ही दिया था, सारनाथ को दिया था। तो इसको कमोमोरेट करने के लिए अशोका ने यहाँ पे क्या किया था, ये पिलर बनवाया था, ठीक है। और जो फर्स्ट सरमन दिया था उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका फीचर क्या है? द लैंड कैपिटल, 4 लैंड्स फेसिंग 4 डायरेक्शंस।
ये जो यहाँ पे अशोका पिलर है सारनाथ में, यहाँ पे इसके ऊपर जो एनिमल का वो होता था, ये यहाँ पे लायन है, ठीक है। और 4 लायंस है, चारों लायंस 4 डिफरेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, ठीक है। इंडियाज़ ये लेटर ऑन जो इसके रिमेन्स बचे, इसको है ना, लैंड कैपिटल ऑन द टॉप ऑफ द पिलर इज़ इंडियाज़ नेशनल एम्बलम ऑल्सो, ये भारत का नेशनल एम्बलम भी चूज़ किया गया है। कैपिटल इज़ इन्वर्टेड लोटस और बेल शेप्ड, कैपिटल होता है बेसिकली, कैपिटल लिख दिए, कैपिटल ये है इन्वर्टेड लोटस और बेल शेप्ड। सर्कुलर एबाकस जो है ये है सर्कुलर एबाकस, सर्कुलर बुल हॉर्स एलिमेंट एंड लायन। जो बेसिकली ये ऊपर यहाँ पे एनिमल्स होते थे वो बुल हॉर्स एलिफेंट एंड लायन के हो सकते थे, ठीक है। आप ये लायन का तो यहाँ पे देख ही लिया जो सारनाथ में और हमारे नेशनल एम्बलम में, इसके अलावा बुल हॉर्स एलिफेंट भी हो सकते हैं। नाउ चूँकि आप बीपीएससी का मेंस लिख रहे हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओ कि बिहार में क्या क्या है इससे रिलेटेड। तो जो बिहार में हमारे पिलर्स हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो पिलर्स इन बिहार क्या क्या है, रामपुरवा में जो एनिमल है वो क्या है, बुल। वैशाली, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, ठीक है। इन 4 जगह पे आप लिख सकते हो, रामपुरवा में है, वैशाली में है, लौरिया अरेराज में है, लौरिया नंदनगढ़ में है। तो याद करना भी बहुत ईजी है, रामपुरवा वैशाली तो ऐसे याद है, लौरिया अब कीवर्ड याद करो, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ में है, ठीक है। ये पिलर्स हो गए। तो यहाँ पे हमारी पिलर्स की भी कहानी ख़त्म होती है। तो स्टेट पैटर्नोज में क्या क्या आता था, तो पहले से आते थे पिलर आता था, नेक्स्ट आता है हमारा स्तूपा डिस्कस करते हैं। और दोनों में याद रखना यहाँ पे पैलेसेस में फिगर बनाना है, पिलर्स में फिगर बनाना है, और नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्तूपा में भी आई विल लेट यू नो कि कैसे फिगर बनाना है। वहाँ पे भी अगर आप फिगर बनाते हो तो दैट्स अ वेरी गुड साइन और एंड मार्क्स फेचिंग फेनोमेना। स्तूपा जो होते थे वो क्या होता था, स्तूपा बेसिकली इट्स अ डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड होता था और ये बिल्ट ऑन रेलिक्स ऑफ बुद्धा, रेलिक्स को रिमेन्स भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब बुद्धा की मृत्यु हुई तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड थे और सब जगह से वो लोग आए और बोले कि हम ले जाएंगे इनकी डेड बॉडी, तो हम ले जाएंगे। तो उसके वजह से इनकी डेड बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स करने पड़े और एक एक पार्ट्स वो लोग लेके गए अपने साथ साथ। तो फिर वो जो अशोका थे ना, वो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे क्या हुआ कि इसको वो लोग कमोमरेट करने के लिए जो इनके डिफरेंट रिलिक्स थे, डिफरेंट रिमेन्स थे इनके बॉडी के या इनके कुछ भी, तो उसको यूज़ करके ये लोग स्तूपा बनवाए कि हाँ भाई यहाँ पे बुद्धा का ये पार्ट है, यहाँ पे बुद्धा का वो पार्ट है। तो इसलिए ये बिल्ट ऑन रिलिक्स ऑफ बुद्धा। और ये इन्फ्लुएंस हुआ बाई वैदिक चैत्या, ये वैदिक चैत्या से इन्फ्लुएंस था, विच वेयर बिल्ट एज बरियल माउंट्स। तो मतलब वैदिक चैत्या में क्या होता था कि वो बरियल माउंट्स पे बनते थे, उससे इन्फ्लुएंस था कि भाई बरियल माउंट्स में क्या, बरियल मतलब जो हम दफना देते हैं लोगों को, यहाँ पे भी वैसे ही था कि हम लोगों मतलब उनका जो भी रिमेन्स था उसके ऊपर कुछ स्तूपा बना रहे हैं। इट सर्व्ड एज सिंबल ऑफ बुद्धाज टीचिंग एंड सेंटर फॉर बुद्धिज्म डिवोशन। स्तूपा का मतलब ये क्या पर्पज सर्व करता है, तो इट सर्व्ड एज ए सिंबल ऑफ बुद्धा टीचिंग, ठीक है। स्तूपा में बुद्धाज टीचिंग को सिंबल देता है एंड इट ऑल्सो बिकम सेंटर फॉर बुद्धिस्ट डिवोशन, मतलब समझ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा टीचिंग अशोका इरेक्टेड 84,000 स्तूपास, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशोका ने जो है वो 84 के आसपास स्तूपास को बनवाया था। इट सीम्स अ बिट एग्जैजरेटेड बट या यू कैन राइट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज़ पार्ट ऑफ स्तूपा क्या होते थे। अब पार्ट ऑफ स्तूपा ये हमारा स्तूपा का फिगर है, ठीक है। अब इस पे बारे में बात करते हैं कि इसका पार्ट क्या क्या होता था। सबसे पहले होता था तोरना जो होता था वो गेट होता था। तो ये हमारा ये जो गेट है ये बेसिकली तोरना है, इससे एंट्री होती थी। और ये जो गेट था वो चारों तरफ से होता था, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर से इधर से एंड पीछे से भी एक होता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो तोरना होता है विच इज़ गेटवे, फिर वेदिका होती है। वेदिका क्या होता है आपका, इट्स अ बाउंड्री वॉल। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे बाउंड्री वॉल चारों तरफ से ऐसे 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 होते हैं, इसको वेदिका बोलते हैं। ये फिर नेक्स्ट होता है
प्रदक्षिणापात क्या होता है? प्रदक्षिणा का मतलब आप लगा सकते हो जो हम परिक्रमा करते हैं ना, हिंदू माइथोलॉजी में एक परिक्रमा का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको यहाँ पे परिदक्षिणापात होते हैं। इस सरकमबुलेटरी पाथवे होता था, उसको प्रदक्षिणापात बोलते हैं। ये जो बेसिकली है वो प्रदक्षिणापात है, ये वाला। फिर इसके ऊपर होता था एक अंडा इज बेसिकली हेमिस्फेरिकल डोम। फिर इसके ऊपर होती थी हर्मिका, जिसके अंदर जो है बुद्धा का रेलिक्स रखा जाता था। हर्मिका, स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप, ठीक है। इसके ऊपर होता था छत्री एंड यष्टि एंड छत्री होते थे। ये भी आप बता सकते हो, बट मोस्टली ये 3-4 पॉइंट्स बता देना कि क्या क्या पार्ट्स होते थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि ये स्तूपा कहाँ कहाँ है, कुछ एग्जांपल बताओ जो फेमस स्तूपा है। तो ये सांची स्तूपा एमपी में है, ठीक है। भरहुत स्तूपा एमपी में है। धौली शांति स्तूपा ओडिशा में है, ठीक है। दामेक स्तूपा सारनाथ यूपी में है। तो ये 4-5 एग्जांपल्स आप दे दिए स्तूपा के, तो इट्स अ वेरी मार्क्स फेचिंग कंडीशन। नाउ एक एक करके इसको जो इम्पोर्टेंट स्तूपा इसके बारे में डिस्कस करें। सांची स्तूपा जो है वो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। तो कुछ भी यूनेस्को से रिलेटेड आता है तो वो दैट बिकम्स आर वन ऑफ द क्या बोलते हैं की थिंग टू रिमेंबर, जो कि कोई भी स्टेट पीएसयू या यूपीएससी में पूछा जाता है। तो सांची स्तूपा एमपी का जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर है। इट वाज बिल्ट बाई अशोका, एक्सपैंडेड बाई अशोका मौर्य के बाद जो मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंगा डायनेस्टी आई, उसके द्वारा इसको एक्सपैंड भी किया गया। जहाँ तक स्टोरी इस पर कार्व की गई है तोरनाज पे। तोरना क्या होता है बताओ? तोरना अभी बताया हमने गेटवे। तो इसके गेट पे जो यहाँ पे गेट जो है ना, इसके ऊपर जातक कथाएँ का स्टोरी कार्व की गई है। सिंबॉलिक ट्रिपल अम्ब्रेला छत्री रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा धर्मा एंड सांगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल अम्ब्रेला, यहाँ पे छत्री में 1 2 3 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। ये जो छत्री के ऊपर 3 अम्ब्रेला, ये क्या डिपिक्ट करते हैं? इट बेसिकली डिपिक्ट्स पहला तो बुद्धा, दूसरा धर्मा, तीसरा संघ। बुद्ध धर्म संघ, ये बुद्धा की टीचिंग थी, तो इसलिए ये 3 छत्री लगाई गई, ठीक है। बरहुत स्तूपा एमपी में जो है वो क्या है? अर्ली स्तूपा विथ स्टोन गेटवे एंड इनक्रिप्शन ऑफ जातक टेल्स, ठीक है। धौली स्तूपा जो है उड़ीसा में, वो क्या है? लोकेटेड एट द साइट ऑफ अशोका कलिंगा वॉर। धौली स्तूपा जो है वो जहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ था वहाँ उसके साइट पे है। यहाँ पे भी इनक्रिप्शन ऑफ जातक का स्टोरीज हैं। दामेक स्तूपा जो है सारनाथ में है, वो क्या है? मार्क्स द स्पॉट वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन रिवीलिंग द 8-fold पाथ ऑफ लीडिंग द निर्वाणा। दामेक स्तूपा जो है वो यूपी के सारनाथ में है, ठीक है। ये स्पॉट क्या है? जहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था और यहीं पे इन्होंने 8-fold पाथ रिवील किया था टू अटेन निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। जो 8-fold पाथ बुद्धिज़्म में डिस्कस की जाती है, उन्होंने यहीं पे अपने फर्स्ट सरमन में दिया था दामेक स्तूपा में। तो ये देखो कितना अच्छा हुआ कि हमने एग्जांपल्स भी बता दिया, और एग्जांपल्स के साथ साथ उन एग्जांपल्स का 2-2 4-4 पॉइंट्स भी बता दिया कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। अब आते हैं केव्स। पैलेस कर लिए, पिलर कर लिए, स्तूपास कर लिए। अब केव्स के बारे में डिस्कस करें। केव्स क्या होता था? ऑल्सो नोन एज रॉक कट्स मोनेस्ट्रीज। Rock cuts monasteries used as meditation hall, religious gathering and dwelling palaces by monks। तो ये क्या होता था कि जो भी रॉक्स होते थे, चट्टानें जो होती थी, उनको काट के यहाँ पे बीच में, अब जैसे लोग उनके लिए पहाड़ों में घर बनाएंगे तो दैट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे रॉक्स थे उनको काट के और यहाँ पे बीच में हम ऐसे ये अंदर पूरा ऐसे इसको अगर हम थोड़ा सा 3D टाइप का करने का वो करें तो इट्स लाइक दैट। तो अंदर तक हमारा जो है वो हो जाता था, तो अंदर तक यहाँ पे हो सकता है। तो ये रॉक कट मोनेस्ट्री होते थे जिसको मेडिटेशन हॉल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, या रिलीजियस गैदरिंग के तौर पे, या ड्वेलिंग प्लेसेस जहाँ पे मॉन्क जाके और अपना रेस्ट एज ए रेस्टिंग प्लेस इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका जो गेट होता था वो बहुत डेकोरेटिव होता था, डेकोरेटिव गेटवेज एंड पॉलिश्ड इंटीरियर। जो इसके इंटीरियर थे ना इसके अंदर, वो बहुत पॉलिश्ड थे। बाहर से तो ये चट्टानी है ना, अंदर से पॉलिश्ड होते थे, और इसका जो गेटवे होता था वो बहुत ही डेकोरेटिव होता था। अब देखो इसके वॉल्स पे इंक्रिप्शंस भी होते थे,
प्रोवाइड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। इसके जो अंदर जो दीवारें होती थी उस पर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट लिखे होते थे, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसको इनक्रिप्ट किया गया था। बिल्ड फॉर वेरियस सेक्ट्स लाइक आजीविका बुद्धिस्ट, आजीविका सेक्ट के लिए बिल्ड किया गया था, बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही डिफरेंट वेरियस सेक्ट्स के लिए बनाया गया था। एग्जाम्पल दे दो, केव्स का एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल क्या है, बराबर एंड नागार्जुनी केव्स। बराबर जो है आपका जहानाबाद नहीं, बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, नागार्जुनी केव्स जो है जहानाबाद बिहार में है, ये आप अगर ब्रैकेट में लिख देना। तो एग्जाम्पल केव्स का क्या है, बराबर और नागार्जुनी केव्स। अब देखो, बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स का भी फिगर बनाना है आपको, बनाना है मतलब बनाना है। आपने ऊपर सब जगह का पैलेस का बनाया, पिलर्स का बनाया, स्तूपा का बनाया, केव्स का भी बना दो, वेरी इजी। ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे मतलब इजी है यार, पता नहीं क्यों डरते हो तुम लोग। इस टाइप का एक छोटा सा, बहुत ही आर्टिस्टिक नहीं करनी है, बट थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। इस टाइप का कुछ कर दो यार, ठीक है। तो ये हमारा बराबर केव्स का वो है, गेटवे ऑफ लोमस ऋषि केव। इस टाइप का कुछ केव, इस टाइप का भी बना सकते हो जो ये बनाया गया है, ये भी अच्छा। अब देखो, बराबर केव्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नागार्जुनी केव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बराबर केव्स बिल्ड बाय अशोका, ये लोमास ऋषि, चैत्य आर्क एट एंट्रेंस, ये चैत्य आर्क टाइप का एंट्रेंस होता था, रेक्टेंगुलर इंटीरियर हॉल होते थे, है ना, सर्कुलर चैम्बर एट बैक होता था। विश्वकर्मा, सुदामा, करना, इसके जो बराबर हिल्स के बराबर केव्स जो हैं वो 4 हैं, लोमास ऋषि, विश्वकर्मा, सुदामा और कराकर चोपर। नागार्जुन हिल्स जो है, नागार्जुन स्टील्स हैं, मतलब टोटल जो हमारे केव्स हैं वो 7 हैं, बराबर में 4 हैं, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा, सुदामा, करण चोपर एंड नागार्जुन में 3 हैं, गोपी का कुंभ, विदिति का कुंभ, वापिया का कुंभ, ठीक है। नागार्जुन के बिल्ड बाय अशोका, ग्रैंडसन दशरथ, ये भी लिख देना चाहिए आपको कि नागार्जुन जो वो दशरथ के द्वारा बनाया गया था, जो अशोका का ग्रैंडसन था। और बराबर हिल्स तो अशोका ने ही बनवाया था, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर ली। तो बेसिकली हमारा जो स्टेट पैटर्नोज था, देखिए, ठीक है, जो कोर्ट आर्ट था हमारा, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने पैलेस के बारे में डिस्कस कर लिया, पिलर के बारे में डिस्कस कर लिया, स्तूपास के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना। एंड नेक्स्ट हम केव्स के बारे में भी डिस्कस कर लिए, बराबर और आपका नागार्जुनी केव्स। अब आते हैं पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट इज़ बेसिकली इंडिविजुअल इनिशिएटिव, जबकि कोर्ट आर्ट जो था वो स्टेट पैटर्नोज था। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि पॉपुलर आर्ट में क्या क्या थे हमारे। तो पॉपुलर आर्ट में जैसे हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे पॉपुलर आर्ट के अंदर जो चीज़ें आती थी वो क्या आती थी, स्कल्पचर्स आते थे, पॉटरी आती थी और पेंटिंग आती थी, जो कि एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव था। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पॉटरीज़ के बारे में। पॉटरीज़ जो था वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, लुमिनस ब्लैक फिनिश होता था इसका, विल थ्रोइंग टेक्निक यूज़ होती थी। विल थ्रोइंग टेक्निक कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे साइड जो कुम्हार स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो व्हील्स के अंदर जो मिट्टी का बर्तन ऐसे बनाते हैं ना, जो व्हील्स ऐसे 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 रोटेट करता है, तो वही व्हील्स थ्रोइंग टेक्निक यूज़ करके इसको बनाया जाता था, ठीक है। और ये आप बेसिकली लिखना डेफिनेटली कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, लुमिनस ब्लैक फिनिश। जो पॉटरी जो होती थी वो किसकी होती थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की होती थी। और ये व्हील थ्रोइंग टेक्निक इसमें यूज़ होती थी। और ये यूज़ क्या होता था, इसका डोमेस्टिक भी होता था, रिचुअल भी होता था। फिगर्स, जार्स, वेस, इसके ऊपर फिगर्स भी होते थे, जैसे ये जो हमारा है ना पॉटरी, इसको फिगर्स भी बनाए जाते थे, जार्स, वेसेस, ह्यूमन, एनिमल, डेइटीज़, प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ एस्थेटिक एंड फंक्शनैलिटी। देखो फिगर्स इस पे बने होते थे, ये क्या प्रोवाइड करता था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्थेटिक एंड फंक्शनैलिटी, जो भी हमारा उस टाइप का एस्थेटिक और फंक्शनैलिटी था वो यूज़ होता था। नेक्स्ट है हमारा जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है, वो बेसिकली जो हमारा पॉपुलर आर्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आता है स्कल्पचर्स होता है। स्कल्पचर्स में सबसे पहले आपको वो बताना है कि मटेरियल क्या यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मटेरियल जो यूज़ है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज़ होता था। यहाँ पे स्कल्पचर्स में क्या यूज़ होता है, टेराकोटा सैंडस्टोन।
टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी को सान के फिर उसको पका के जो होता है ना, जो हो जाते हैं ईंट टाइप का, उसी को टेराकोटा बोलते हैं। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है टेराकोटा होता है, सैंडस्टोन होता था, ऑकेजनली मेटल भी यूज़ होता था। और जो ये स्कल्पचर्स होते थे वो क्या होते हैं, स्मूथ और पॉलिश्ड फिनिश होती थी। थीम क्या होता था इनका, थीम जो होता था स्टोरी फ्रॉम जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड फोकलोर्स। तो इसमें जो जैनिज़्म बुद्धिज़्म की जो फोक कहानियाँ हैं उस पे, उसके बेसिस पे इसका थीम होता था। एंड इट रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस थीम्स और इम्पीरियल अथॉरिटी ऑफ अशोका, हिज कमिटमेंट टू स्प्रेड बुद्धिज़्म थ्रू आउट द एम्पायर। ये रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस थीम को और इम्पीरियल अथॉरिटी ऑफ अशोका को, उसका कमिटमेंट बुद्धिज़्म को फैलाने का पूरा थ्रू आउट द एम्पायर में। जैसे एग्जांपल के लिए परखम यक्षा, दीदारगंज यक्षी, यक्षा और यक्षी, यक्षा यक्षी। देखो एग्जांपल का, तब स्कल्पचर्स का एग्जांपल में आपको डालना है, स्कल्पचर्स का एग्जांपल याद रखना कि आपको डालना है यक्षा यक्षी। अब यक्षा कहाँ का, परखम और दीदारगंज की यक्षी। ये क्या है, गार्डियन स्पिरिट वर्शिप्ड इन फोकवेयर, ये एक स्पिरिट है जो वर्शिप किया जाता है फोकवेयर में। मेल टोसा फ्रॉम लोहानीपुर भी एग्जांपल में डाल सकते हो। अब सिग्निफिकेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस क्या था, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया, पॉटरी डिस्कस कर लिया, स्कल्पचर्स डिस्कस कर लिया, है ना। और इसका एक बचता है हमारा जो है ये पेंटिंग्स तो इट्स बेसिकली वेरी वो थिंग। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या हम लिख सकते हैं कि पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ स्टोन। इसके पहले क्या यूज़ होता था, टेराकोटा यूज़ होता था और वुड वगैरह यूज़ होता था जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, ठीक है। बट ये क्या पॉपुलराइज किया, स्टोन का यूज़ होना। रिफाइंड स्टोन वर्क इन लेटर पीरियड। स्टैंडाइज स्तूपा डिज़ाइन, इसने ऐसा नहीं है कि मौर्य के टाइम से ही स्तूपा का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, उसके पहले भी होता था, बट मौर्य में जो क्या हुआ उसमें स्तूपा का जो डिज़ाइन था उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट थ्रू आउट एशिया, द रॉक कट केव्स ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी हिल प्रोवाइड मॉडल फॉर लेटर केव्स फॉर अजंता एंड एलोरा। देखो इसका सिग्निफिकेंस देखो, जो बराबर और नागार्जुनी केव्स रॉक कट थे हमारे पास, वो प्रोवाइडेड मॉडल फॉर लेटर केव्स लाइक अजंता एलोरा को एक मॉडल प्रोवाइड, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हम पढ़ते हैं ना, उसके लिए वो बेस स्टैंडर्ड बने बराबर और नागार्जुनी केव्स। मॉडर्न आर्ट इन्फ्लुएंस बाई अखैमेनिड एज सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्सचेंज। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्सचेंज भी था, वहाँ पे विदेशों में ट्रैवल किया जाता था, ठीक है। मॉडर्न आर्ट इन्फ्लुएंस बाई अखैमेनिड आर्ट। यक्षा यक्षी, स्कल्पचर्स ऑफ मॉडर्न टाइम, ये क्या करता था, एड रियलिज्म एंड डायनेमिज्म टू स्कल्पचर आर्ट। Modern approach to large-scale stone construction and refined artistry become hallmark of classical इंडियन आर्किटेक्चर। देखो मॉडर्न का जो अप्रोच था लार्ज स्केल पे स्टोन कंस्ट्रक्शन का और रिफाइंड आर्टिस्ट्री का, ये एक क्लासिकल हॉलमार्क बन गया क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर का। अब देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर विद बुद्धिज़्म, ये भी पूछा जा सकता है। मॉडर्न आर्ट स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अशोका वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म। क्यों, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म ही अपना लिया था, तो क्यों नहीं वो बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस होगा। अंडर अशोका पैट्रोनज मॉडर्न आर्ट बिकेम इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद बुद्धिस्ट थीम्स। इतना कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं भी है, सिंपल भी यूज़ कर सकते हो कि मॉडर्न आर्ट बिकेम एक्सट्रीमली लिंक्ड विद बुद्धिस्ट थीम अंडर अशोका पैट्रोनज। देखो अब इसमें रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज़्म क्या है, अशोकन पिलर में इरेक्टेड एट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। अशोकन पिलर जो है वो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट पे इरेक्ट किए गए। बुद्धिस्ट आइडियल्स धम्मा, स्तंभा, पिलर्स ऑफ लुम्बिनी, सारनाथ, स्तूपा बिकेम प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड वे आर बिल्ट ऑन लार्ज स्केल 1884,000 ऑन रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ये भी रिलेशन विद बुद्धा है। अशोकन पिलर्स जो है, अशोकन पिलर्स को बुद्धिस्ट साइट पे बनाया गया है। स्तूपाज बनाया गया, स्तूपाज जो है वो रेलिक्स ऑफ बुद्धा पे बनाया गया और लार्ज स्केल पे बनाया गया 84,000। केव्स लाइक बराबर नागार्जुनी वेयर कार्व्ड एज ए रेस्टिंग प्लेस फॉर बुद्धिस्ट एंड अदर मॉन्क्स। देखो बुद्धिस्ट और अदर मॉन्क्स के रेस्टिंग के लिए बराबर और नागार्जुनी हिल्स बनाए गए।
कार्विंग ऑन स्तूपा केव्स डिपिक्टेड जातक कथा है बेस्ड ऑन प्रीवियसली लाइफ्स ऑफ बुद्धा के लाइफ के बेसिस पे जो कहानियाँ हैं उसके बारे में कार्विंग हुई है स्तूपाज पे, केव्स पे एंड ऑल दोस थिंग्स। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन बिहार में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। मौर्यन एम्पायर विच फ्लरिश्ड फ्रॉम 4th to 2nd century BC, 322 बताया था ना, 322 इज़ बेसिकली 4th century एंड 160 कुछ था वो 2nd century हो गया आपका। तो फ्लरिश फ्रॉम 4th to 2nd century significantly influenced the art and architecture of Bihar, leaving the lasting legacy that shaped region's cultural identity. This impact can be observed through various artistic form, architectural innovation and promotion of religious art. देखो अब बिहार में इसका इम्पैक्ट क्या, पाटलिपुत्रा इज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल हब। पाटलिपुत्रा जो था वो मौर्यन का कैपिटल था, वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल हब के तौर पे बन के आया। द फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, टिम्बर वॉल एंड मोट लेड द बेसिस ऑफ अर्बन प्लानिंग इन द सिटी। जो पाटलिपुत्रा का जो फोर्टिफिकेशन हुआ था और जो टिम्बर वॉल एंड मोट जो बेसिस जो था वो अर्बन प्लानिंग इन द सिटी का वो किया, बेसिस बनाया। अशोका पैटर्नोज ऑफ बुद्धिज़्म पॉपुलराइज इन बिहार। अशोका का जो बुद्धिज़्म का पैटर्नोज था वो बिहार में बहुत पॉपुलराइज हो। डेवलप्ड लोकल स्ट्रक्चर ट्रेडिशन जैसे दिगराज यक्षी। मौर्यन स्ट्रक्चर्स लाइक कुम्हरार पैलेस, बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, अशोकन पिलर, लौरिया, वैशाली में जो ये बेसिकली बिहार के ही साइड्स हैं, बराबर, नागार्जुनी, अशोकन, लौरिया, वैशाली। ऑल दीज आर सिम्बल्स ऑफ बिहार हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे भी निकल के है मौर्यन स्ट्रक्चर्स जो है। ऑल द सीट एज द सीट ऑफ मौर्यन एम्पायर बिहार बिकम द मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर का जो सीट था वो बिहार था। एज अ सीट ऑफ मौर्यन एम्पायर बिहार बिकम द मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस. It is due to the central place of Bihar in Mauryan times that historian like Romila Thapar consider ancient history of India as largely the ancient history of Bihar. देखो, it is due to central place of Bihar in Mauryan time. देखो Mauryan time पे जो central place था वो क्या था, बिहार ही था। इसके वजह से हिस्टोरियन लाइक रोमिला थापर क्या कंसिडर करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ बिहार से ही बोल देती हैं कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर पढ़ना है तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को पढ़ लो। इतना इम्पोर्टेंस था मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बिहार में। नाउ अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें हम तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स गोल्डन एरा ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इम्पैक्टफुल लाइन है। its achievement continue to inspire and offer insights into socio-political and religious dynamics of ancient India, making it pivotal chapter in the evolution of Indian art. ठीक है, तो कंक्लूजन अगर आप इसको याद रख सकते हो रख लेना, अदरवाइज अपना भी बना के लिख सकते हो, बट ये लाइन डेफिनेटली डालना कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द गोल्डन एरा ऑफ कल्चरल हिस्ट्री. Its achievement continue to inspire and offer insights into socio-political and religious dynamism of ancient India, making it pivotal chapter in the evolution of Indian art. ठीक है, तो दैट्स इट। बाकी देखते हैं, इसको रिवाइज करते रहेंगे।